बेबाक बात में आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बेबाक बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं बाबरी एक्शन कमेटी के कन्वीनर और साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी एडवोकेट जफर याब जिलानी साहब। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि इन दिनों शरिया अदालत को लेकर के मुल्क भर में बहस व मुबाहिसे हो रहे हैं। कई तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं कि आखिर शरिया अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर उनकी ज़रूरत है भी तो फिर उसका बाज़ाब्ता ऐलान क्यों किया गया, और दारुल क़ज़ा इस वक्त अगर मुल्क में चल रही हैं तो फिर अलग से शरिया अदालतों की क्या ज़रूरत है। इसके अलावा भी कई तरह के जो मौज़ूआत हैं, चाहे वो राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो या फिर निकाह हलाला का मामला हो, ये तमाम सवालात हैं जो हम जफ़र याब जिलानी साहब से पूछेंगे, उनके बारे में बातचीत करेंगे। जफर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। सर, यूँ तो कई मौज़ूआत हैं जिनसे हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं सबसे अहम इशू पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ जो इन दिनों जो बहस का मरकज़ बना हुआ है, शरिया अदालतें। शरिया अदालतों को लेकर के आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी है और आज के वक्त में ही इसका ऐलान क्यों? क्योंकि 707 ज़िले हैं, इनमें पूरी तरह से आप इसको लागू करेंगे, शरिया अदालतें लगाई जाएंगी, आज ही क्यों? लेकिन देखिए, ये लफ्ज़ शरिया अदालत कभी हमारी ज़बान से नहीं निकला है, ना बोर्ड के किसी आदमी ने कहा है। ये आपके पीटीआई के नुमाइंदे साहब ने उसमें दारुल क़ज़ा को शरिया अदालत लिख दिया। ये नॉमेनक्लेचर अगरचे बहुत गलत नहीं है, लेकिन अदालत लफ्ज़ से लोगों को कन्फ्यूजन होता है। और जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था, वहाँ चैलेंज किया गया था विश्वलोचन मदान के केस में, तो भी उन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जगह जगह शरई अदालत का लफ्ज़ आया है, लेकिन साथ में ब्रैकेट में दारुल क़ज़ा भी आया है। तो हमने तो हमेशा दारुल क़ज़ा की बात की और ये आज नहीं कर रहे हैं। 1993 में बोर्ड ने ये फ़ैसला किया था अपने जयपुर के इजलास में, और जब से बोर्ड दारुल क़ज़ा कायम कर रहा है, और सिर्फ बोर्ड नहीं कायम कर रहा है, ये दारुल क़ज़ा हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं। और अंग्रेज़ों के ज़माने में ही जब ये 1860 में काजी एक्ट को अमेंड किया गया, तो उस अमेंडमेंट से काजी की जुडिशल पावर ली गई थी। उससे पहले काजी को जुडिशल पावर इस मुल्क में हासिल थी कानून के ज़रिए। तो ये ना तो आज हमने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है दारुल क़ज़ा। दारुल क़ज़ा 50 से ज़्यादा पर दारुल क़ज़ा और शरिया अदालत में कन्फ्यूज़न हो गया कि नहीं, कन्फ्यूजन कोई नहीं है। लोगों ने कन्फ्यूजन जानबूझ के किया, क्योंकि उन्होंने चाहा इसको इशू बनाना कि ये एक इशू हो जाए जो इस पर डिबेट चले। आजकल तो आपके मीडिया हुकूमत है, बीजेपी है, जो इस और आपके जो मीडिया में शामिल उनके हमदर्दान हैं, जो चाहते हैं कि मेन इश्यूज़ पर कोई डिबेट ना हो। जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, मुल्क में बेरोज़गारी का इशू है, जो इसका डेवलपमेंट ना होने के इश्यूज़ हैं, जो हुकूमत की कारगुजारी मुल्क के सामने रख सकते हैं 2019 के इलेक्शन से पहले, उन पर डिबेट अवॉइड करने के लिए वो इश्यूज़ निकाले जाते हैं जो ज़्यादातर मुसलमानों से मुताल्लिक़ मिसगाइड करने की कोशिश जो बार बार बात कही जाती है। लेकिन सर, ठीक है, अगर बाकायदा इस इशू को उठाया भी गया तो भी बाज़ाब्ता आपकी तरफ से, अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी की हैसियत से मैं आपसे जानना चाहूँ कि बाज़ाब्ता ऐलान किया गया और बुखारी साहब भी इस पर देखिए, आप सुन लीजिए, बाज़ाब्ता ऐलान नहीं, हमारा मीटिंग का एजेंडा है सिर्फ। और मीटिंग के एजेंडे में क्या हम ये चीज़ें न लिखें? मीटिंग का एजेंडा हमारे मेंबरान को जाता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 6-7 आइटम होते हैं हर मीटिंग में। हम ये लिखते हैं, आखिर इसी में क्यों पिकअप कर लिया गया? हर मीटिंग में ये आइटम होता है। इमाम अगर ये कह रहे हैं कि बाज़ाब्ता शाही इमाम को गालबन इल्म नहीं है, उनका बयान जो है वो रिपोर्टर ने जैसा पूछा होगा, मुल्क के बाहर कहीं है शायद वो, जैसा हमने देखा अखबार में। ठीक है, लेकिन सर 1993 से अगर हम दारुल क़ज़ा की बात करें, ये चल रही हैं, तो आज ही अगर मुल्क भर में 50 दारुल क़ज़ा हैं, तो अचानक या फिर यकायक ही क्या ये बात आई है कि 707? ये किसने कहा है? ये आपके पीटीआई के नुमाइंदे ने कहा है, हमने नहीं कहा। हमने सिर्फ ये कहा, सुनिए हमारा एजेंडा क्या है। हर मीटिंग में जो होता है, दारुल क़ज़ा कमेटी की रिपोर्ट पर गौर और नए दारुल क़ज़ा खोलने पर गौर। हर मीटिंग में 4-6 ज़िलों से रिस्पांस आता है। मैं सर वही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर कहीं कन्फ्यूज़न है, जैसा आपने कहा कि मीडिया की तरफ से ही कन्फ्यूज़न, अगर कन्फ्यूज़न है तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की ही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों तक पूरी बात साफ पहुँच जाए। अगर ये कन्फ्यूज़न आया तो क्या मीटिंग में पहली बार अगर 2016 के आदाद शुमार को देखें तो तकरीबन 707 ज़िले हैं पूरे मुल्क में, तो 707 दारुल क़ज़ा अगर हम खोलेंगे, अगर कौन खोल रहा है? अभी तो एकदम से ऐसा है, कायम करने का मकसद ये होता है
कि जिस ज़िले से स्पॉन्सर होता है, प्रपोज होता है, वहाँ हम कायम करने पर गौर करते हैं। अब एक मीटिंग में जो 3-4 महीने के बाद होती है, आमतौर से 3-4-5 ज़िलों से स्पॉन्सर होता है, तो हम इससे ज़्यादा खोल सकते ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड खुद नहीं खोल रहा है। ये ज़िले से स्पॉन्सर होता है, महीने के 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा ज़िले के लोग बर्दाश्त करते हैं, तो जब वो करते हैं तभी वहाँ खुलता है। तो ये पूरी बात तो हमने अनुसार को जानना चाह रहा हूँ कि यानी कि बहुत पहले से इस पर गौर हो रहा है, मुद्दा अभी बना है, हर मीटिंग में आता है, हर मीटिंग में आता है ये आइटम, हर मीटिंग के एजेंडे पर होता है कि दारुल क़ज़ा कमेटी की रिपोर्ट और नए दारुल क़ज़ा खोलने पर गौर। कोई नई चीज़ पे है ही नहीं। तो इस पे जो हंगामा है, अगर यहाँ तक की बात कह दी जाती है, हुकूमत के जो तमाम नुमाइंदगान हैं उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि बाकायदा इस्लामिक रिपब्लिक बनाने की कोशिश है। ये तो मैंने कहा ना, उन्हीं का ये फैलाया हुआ भ्रम है। हमारी तरफ से तो कोई चीज़ ऐसी नई नहीं कही गई है, और हमारा ये मामला सुप्रीम कोर्ट से टेस्ट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया था 2005 में, ये एक मदान साहब थे, उन्होंने फाइल की थी कि ये दारुल क़ज़ा और दारुल अफ्ता ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम है, संविधान के ख़िलाफ़ है, लॉ के ख़िलाफ़ है, इसको बंद किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 7 जुलाई 2014 को तय किया कि नहीं, ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम नहीं है, ना ये इन्फोर्सेबल है, ना ये संविधान के ख़िलाफ़ है। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट से तय हो चुकी है। फिर सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को सितंबर 2014 में 3 जजेस की बेंच ने, इस पर चीफ जस्टिस प्रिजाइड कर रहे थे, जो वहाँ के मसाजिद भोपाल के ताल्लुक से थी, उसने उसको रिट्रेट किया कि नहीं, ये जजमेंट है इसका मदान वाले केस का, यही प्रिवेल करेगा, और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो इससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। नहीं, हाई कोर्ट ने रोक दिया था, हाई कोर्ट के ऑर्डर को ख़त्म कर दिया। तो 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस, 2 बेंचेस वो इसको अफर्म कर चुकी हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट, सदर जमहूरिया हामिद अंसारी साहब भी ये कह रहे हैं, इसके हक में आकर के बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आईनी तौर पर जो है हमें इसका हक जो है आइन देता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं उसके ताल्लुक से अगर हम ये बात कहें कि ये पैरेलल सिस्टम नहीं है, अगर आप हम ज़फ़रयाब गिलानी साहब से या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी से ये जानना चाहें कि जो दारुल क़ज़ा के बारे में जो बातें कही जा रही कि पैरेलल जुडिशरी सिस्टम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको ये तो मैं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंचेस कह चुकी हैं, और अभी तक किसी ने उसको रिव्यू करने की दरख्वास्त नहीं दी है। तो अब ये मैटर फाइनल है, इस पर तो किसी और से कहलवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर किसी को डाउट हो तो पढ़ ले, और जिसको इससे इख्तलाफ हो सुप्रीम कोर्ट जाए, उसको रिव्यू करें। ठीक है, आपकी मीटिंग्स में हर बार ये प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन क्या अगर पूरे मुल्क में दारुल क़ज़ा कायम हो जाएगी तो जो मुसलमानों के मसले मसाइल हैं वो ठीक तरीके से आपको लगता है कि वो हल हो जाएंगे क्या? क्योंकि इससे पहले भी 50 दारुल क़ज़ा अभी तक ऑपरेट हो रही हैं, तो क्या वहाँ पर जो मामलात आते हैं उससे पूरी तरह से मुतमईन होकर के जाते हैं मुसलमान? देखिए, इस पर रिसर्चेस हुई हैं। मैंने तो उनको नहीं पढ़ा है, लेकिन फैज़ान मुस्तफ़ा साहब जो वाइस चांसलर हैं नलसार यूनिवर्सिटी के और लॉ के अच्छे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब पर उनका वीडियो आधे घंटे का, और उन्होंने 2 ख़वातीन का नाम लिया है, एक कानपुर की जो ITI के प्रोफेसर हैं, कोई नॉन मुस्लिम है, और एक अमेरिका में प्रोफेसर हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च की दारुल क़ज़ा पे। एक ने कानपुर में की है, एक ने हैदराबाद में की है, और उनकी रिपोर्ट ये है कि यहाँ पर एप्लीकेशन देने वाली 90% से ज़्यादा 95% खातून होती हैं, औरतें होती हैं, और उनमें तकरीबन 90% फैसले औरतों के ख़िलाफ़ होते हैं, औरतों के हक़ में होते हैं, औरतों के हक़ में होते हैं। ये उनके जो उनका यूट्यूब पर उनका वीडियो है, उसमें उन दोनों के नाम और किताबों के नाम लिखे हैं। ठीक है, लेकिन जिलानी साहब, किसी के हक़ में होना सिर्फ उसकी एक तरह से वो नहीं, ये प्रोपेगेंडा ही है, प्रोपेगेंडा ये किया गया है आपके मीडिया में कि ये औरतों की को आवाज़ दबाने के लिए किया जा रहा है। इसका जवाब में मैंने कहा ऐसा नहीं, ये प्रोपेगेंडा। लेकिन अगर ख़वातीन के हक़ में है तो जाहिर सी बात है, अगर मर्द हैं तो वो कहीं ना कहीं उससे कहीं नहीं जाते हैं, वो यही तो अच्छी बात है। कि सिविल कोर्ट के मुकदमों की, सिविल कोर्ट के मुकदमों की हर मुकदमे की अपील होती है 99%, और फिर दूसरी अपील होती है। यहाँ लोग उससे मुतमईन होकर घर बैठ जाते हैं, उस पर अमल कर लेते हैं। यानी कि एक तरह से समझौता, समझौता है ही है। इसका नाम प्रॉपर अगर अंग्रेजी में कहें तो आर्बिट्रेशन काउंसिल या मीडिएशन सेंटर है।
अंग्रेज़ी में कहें। उर्दू में उसका अरबी में दारुल क़ज़ा, चूँकि एक शरई नाम है इसलिए हम दारुल क़ज़ा इस्तेमाल करते हैं। अगर इन दिनों बातचीत चल रही है, जैसा कि अब कुछ प्रपोजल्स कुछ ज़िलों से आते हैं, तो अभी तक क्या इसको लेकर के आपके जो है हिकमत अमली है, या फिर इस वक्त मौजूदा दौर में अगर हम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आपसे चाहें तो वो क्या है कि कितने ज़िलों में आप लोग गौर कर रहे हैं, कितने ज़िलों से मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये कल मीटिंग है, हमारे कन्वीनर हैं मौलाना अतीक अहमद बस्तवी लखनऊ में, वो कल आएंगे या आ जाएंगे। जब वो मीटिंग में प्रपोज़ करेंगे तभी हमको ये बात मालूम होती है। हमने पूछा नहीं उनसे कितने प्रपोजल उनके पास आए हैं। अच्छा। लेकिन आमतौर से एक मीटिंग में 4-5 इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, 6, तो जितने प्रपोज़ल होंगे उन पर गौर होता है, और अगर उसके अलावा कोई प्रपोज़ल कोई मेंबर देता है उस पर गौर होता है। वो उसको एग्ज़ामिन करके अगर आए होंगे तो बताएंगे इन ज़िलों में ठीक है और यहाँ कायम कर दिया जाए। एक आदत शुमार में देख रहा था कि अगर एक दारुल क़ज़ा को हम ऑपरेट करना चाहें तो महीने भर का तकरीबन 50,000 रुपये का खर्च आता है। अगर 2016 के आदत शुमार को हम देखते हैं तो मुल्क भर में 707 ज़िले हैं, तो कुल 707 अगर दारुल क़ज़ा कायम होते हैं, शरिया अदालतों की अगर जो बात हो रही है आपके मुताबिक दारुल क़ज़ा, मैं कहाँ, मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये प्रपोज़ल हर ज़िले से मुकामी तौर पर आता है। बोर्ड ने खुद हो गई सर, वो बात साफ हो गई। मैं उसका एक और पहलू समझना चाह रहा हूँ कि अगर हम उसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देखें तो हम देख रहे हैं कि पूरी जो दारुल क़ज़ा है उसके साल भर को ऑपरेट करने का खर्च 3,53,50,000 हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये खर्च अगर आएगा तो खर्च कौन इसका उठाता है? तो आपको बता रहा हूँ, 3 मरतबा कह चुका हूँ कि ये प्रपोज़ल आता है मुकामी तौर पर, ज़िले के ज़िम्मेदार मुसलमान कोई या कमेटी या कोई इदारा इसको प्रपोज करता है, वही इसका खर्च बर्दाश्त करते हैं, खर्च वही बर्दाश्त करते हैं। बोर्ड सिर्फ तकर्री करता है काजी की, या अगर काजी के खिलाफ शिकायतें होती हैं तो उसको रिमूव करता है। बोर्ड का काम उसको सुपरवाइज करना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक से मैं समझना चाहूँगा कि 1972 में इसका क़याम हुआ, तो अगर ये इदारा, ये तंजीम अगर अपने आप में एक इंट्रोस्पेक्शन करती है तो क्या लगता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस मकसद से कायम हुई वो मकसद आज पूरा हो रहा है और अपने मकसद में कामयाब हुई है? 100% कामयाब है। इसलिए अगर बोर्ड ना होता तो कोई मुत्तहिदा प्लेटफार्म होता ही नहीं इन मसाइल को देखने के लिए जो आज उठ रहे हैं। जितने मसाइल आज उठ रहे हैं पिछले 4-5 साल के अंदर उठे हैं, चाहे वो ट्रिपल डाइवोर्स का हो, चाहे वो 3 तलाक इसका हो, 2 शादियों का हो, पॉलीगमी का हो, चाहे वो हलाला के नाम से उठाया जा रहा हो, चाहे वो शरई अदालतों के नाम से उठाया जा रहा हो, चाहे इनहेरिटेंस का हो, ये सारे मसले कौन उसको फेस करता? कम अज़ कम एक मुत्तहिदा प्लेटफार्म है जिस पर आम तौर से मुसलमानों का इत्तेफाक रहा है। सर अगर फेस कर रहे हैं तो फिर आप ये भी देखिए कि अगर ट्रिपल तलाक का इशू है जैसा आपने बताया, तो ट्रिपल तलाक का इशू उठाने वाले कौन है? ठीक है, अगर इसका सियासी तौर पर भी अगर आप 2-4-10 मुसलमानों को उठाने वाला माने तो जाहिर है ये तो हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे, इख्तिलाफात रहते हैं। नहीं, ये एक ग्रुप, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, क्या उसको इस्लाम में कहा जाता है, लेकिन ऐसे लोग तो हमेशा रहे। कौन सा दौर है जब नहीं रहे? जो ऐसे इशू उठाते हैं जिससे निफाक पैदा हो, मैं इसके बारे में कुछ और नहीं कहूँगा। नहीं, लेकिन अगर अपनों से ही आवाज़ बुलंद हो रही है तो इसका सियासी इम्पैक्ट भी पड़ रहा है ना सर, मुल्क की सियासत में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आज हम मुसलमानों का वजूद खुद ही सियासी इम्पैक्ट के लिए काफ़ी है। इस मुल्क में एक जमात है जो 1925 से सिर्फ यही कोशिश कर रही है कि मुसलमान इस मुल्क में अव्वल बराबर के शहरी क्यों हैं, उनको सारे हुकूक क्यों हासिल हैं। तो मुसलमानों का वजूद ही खुद सियासी जवाब पैदा कर रहा है बाज़ लोगों के सियासी जवाब। लेकिन अगर इन मामलात को हम देखें, अगर हम ट्रिपल तलाक को देखें तो ट्रिपल तलाक में क्या आप कहेंगे नहीं कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ा? कुछ नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, आप लोग ये समझ रहे हैं कि शायद फैसला हमारे ख़िलाफ़ हो गया। हम तो ये समझते हैं कि हमने हमेशा कोशिश की है 1972 से कि 3 तलाक एक वक्त में मुसलमान शौहर न दें, ये गुनाह है, ये जुर्म है, इस पर कोड़े पड़े हैं, और पूरी कैंपेन चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो ख़त्म हो गई? अभी कल का टीवी पे आ रहा था कहीं बरेली का वाक़या। ये ह्यूमन जो चीज़ें हैं, वीकनेसेस हैं, क्या जो रेप के मामलात ख़त्म हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से? ये हमेशा रहे हैं। इनका रेट कम होना चाहिए। रेट कम है, हो रहा है,
और मज़ीद कम हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल ही। लेकिन सर, जितनी सरगर्मी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन दिनों उठाई, जब ये मुल्की सतह पर ये मामले बहुत ज़्यादा आए, अगर शाहबानों के ही ये बिल्कुल गलत है। मुसलमान जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड की सरगर्मी जैसी चल रही थी, कुछ कम हो सकता हो गई हो, ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़ गई इसकी वजह से। और इश्यूज़ भी हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड बाबरी मस्जिद के मुकदमे की पैरवी कर रहा है, और इस्लाह माशरा, माशरे में इस्लाह, ये एक मेन मुद्दा है। ये पर्सनल लॉ बोर्ड का जिस दिन से क़याम हुआ है उस दिन से शुरू रहा है। आप ये कह रहे हैं कि मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर हम मिसगाइड की बात भी माने तो क्या ट्रिपल तलाक इतना अहम इशू नहीं है कि इस पर बात हो? बिल्कुल माफ़ कीजिएगा, आप प्रोपोर्शन देखिए। मुल्क की आबादी 125 करोड़ या 30 करोड़, और मुसलमानों की आबादी 20-22 करोड़। 20-22 करोड़ में जो गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर का स्टेटमेंट 2017 का है, जब ये प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है, उन्होंने कहा कि इस साल 167 बताए केसेस ट्रिपल डाइवोर्स के 22 अगस्त तक हुए थे, और 87 कितने केसेस, कुल 300 ट्रिपल डाइवोर्स से केसेस होते हैं 12 करोड़ मुसलमानों में, औरतों में 22 करोड़ में। क्या रेशो हुआ? कहीं 0 के बाद कितने ज़ीरो लगेंगे मुझे पता नहीं। और उन्हीं मुसलमान औरतों का आप जगह ले लीजिए। दूसरे मसाइल में उनके रोज़गार का मामला ले लीजिए, उनके एजुकेशन का मामला ले लीजिए, जो पहले उनको लड़कियों को स्कॉलरशिप मिले थे वो नहीं मिलने का मामला ले लीजिए। जितने मसाइल हैं उनके ऊपर दीगर जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस के मामला। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फिर इनको क्यों नहीं उठाता? अगर इन मामलात को लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर उसी क़यादत के साथ आगे आए तो ये बेहतर है, और फिर उस क़यादत को साथ भी मिलेगा। आप सुन लीजिए, जो आपका चल रहा है आजकल ट्रेंड, आपका आज गुफ्तगू हो रही है, कितने टीवी चैनल्स अपना इतना टाइम डिवोट करने पर तैयार है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर इन दूसरे इश्यूज को लेकर के अगर फ्रंट पर आकर के, असल में दिक्कत यहाँ ये है कि मैं यहाँ 2 कैपेसिटीज़ में हूँ। बोर्ड के सेक्रेटरी के हिस्से से तो मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूँ जो पर्सनल लॉ के दायरे में आती है, बेशक, और बाकी जो बातें मैं कह रहा हूँ वो आपने चूँकि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का कन्वीनर कह दिया तो मैं उस हैसियत में कह रहा हूँ। बोर्ड में का जो जिम्मेदारान हैं वो जब बोर्ड की नुमाइंदगी करेंगे तो वही सिर्फ बात करेंगे जो बोर्ड के दायरे में आती है। सेक्रेटरी है सर, तो क्या इस बात को आपको लगता है कि आपको अगली मीटिंग में उठाना चाहिए? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। बोर्ड का ये जो बाउंडेशन है ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर हम बोर्ड की इस लिमिट को तोड़ के आगे बढ़ें तो बहुत सी जमातों को एतराज़ होता है, क्योंकि ये उनके दायरे कार में मुदाखलत कर रहे हैं। ये हम आपको बात बता रहे हैं, इसलिए बोर्ड के जो दायरा खींच रखा है बोर्ड ने कि हम इन इश्यूज बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ये भी बात जो है एक तरह से कहा जाए तो भले ही हल्का इल्ज़ाम हो, लेकिन इल्ज़ामात आयद होते हैं कि ये कुछ ही लोगों के अंदर सिमट करके महदूद रह गया ये इदारा। देखिए पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी अगर किसी दूसरी मुस्लिम जमात में है मौसर नुमाइंदगी तो बोर्ड में ही सिर्फ है। कश्मीर से लेके और आसाम तक और वहाँ तक कहाँ के मिज़ोरम और वहाँ तक की नुमाइंदगी, केरला से लेके और यहाँ सब नुमाइंदगी किसी और जमात में इतनी नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ बोर्ड की आप 251 की सेक्रेटरी कहा जाता है कि ये जो है वो लगातार ये देखिए ये इसकी वजह ये है कि दारुल देवबंद और दारुल नदरुल उलमा ये 2 ऐसे बैनुल अक़वामी मजहबी इदारे हैं जिनके सरबराहान को इत्तेफाक से ये हैसियत हासिल है कि हिंदुस्तान के मुसलमान उनकी नुमाइंदगी या उनकी इमारत को यानी अमीर होने को ज़्यादा आसानी से कबूल करते रहे हैं। इसलिए ये बोर्ड का सर्किल जो है नहीं, एक वहाँ इमारत शरिया भी है क्योंकि एक मरतबा सदर वहाँ का भी हुआ है, तो वरना ये कोई बात नहीं है। और बोर्ड का मिजाज ये है कि एक सदर पर एक मरतबा एतमाद हो जाने के बाद लाइफ लॉन्ग उसको सदर मानते हैं। नहीं तो क्या ये इसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए? क्या हर साल नहीं, देखिए ये बात इलेक्शन नहीं होना चाहिए? इलेक्शन होता है, इलेक्शन देखिए बॉडी है, हर 3 साल में इलेक्शन होता है। इलेक्शन ये ज़रूर है, एक आध मरतबा ऐसा भी हुआ कि 2 कैंडिडेट हुए। बोर्ड उसका अंदाज़ इलेक्शन का ये है कि उसने एक 3 आदमियों की कमेटी बना दी और उन 3 आदमियों कमेटी ने सारे मेंबरान से रिटर्न ओपिनियन ले ली। अब जिसके हक़ में मेजॉरिटी प्री राउंड में मेजॉरिटी आ रही थी उसको दूसरे को बता दिया, दूसरे आदमी ने विड्रॉ कर लिया। इलेक्शन का ये तरीका है। इलेक्शन तो हुआ, हर एक की राय ली गई, लेकिन बैलेट के ज़रिए से उसका प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। वो दूसरी तरह का इलेक्शन है तो इलेक्शन ही
राय तो ली गई सकती। इन सब के बीच सर चलिए ठीक है, निकाह हलाला और मॉडल निकाहनामा का जो है इस वक्त एक जो है मौजू, देखिए ये भी मैं आपसे कहूँ कि इतना गलत इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कुरान की आयत है कि अगर तुम एक मरतबा ट्रिपल डाइवोर्स हो जाए तो फिर दोबारा तुम उससे शादी नहीं कर सकते उसी औरत से, ठीक है, जब तक कि बीच में किसी और से शादी ना वो कर ले। कुरान की आयत है, ना ही कोई इम्पोजिशन है, नहीं ये कोई डायरेक्शन आपको है कि आप ज़रूर उसी औरत से, जब अगर आप ये एक तरीके का कहा गया है कि शौहर को सज़ा है, अगर गलती में उसे तलाक दे दी है तो उसको ये भी सज़ा भुगतना होगी कि उसी औरत से तलाक शादी दोबारा नहीं कर सकता जब तक कि उसकी शादी किसी और से ना हो जाए। जो ये इल्ज़ाम लग रहा है, जो एक मर्द की जो है अंदर खसलत होती है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जैसा आप कहते हैं सज़ा है। तो मगर अब ये जो कहा जा रहा है कि साहब उसने अपने बाप से शादी करा दी, हराम चीज़ है। जो चीज़ हराम है अगर कोई करता है तो जुर्म कर रहा है, जैसे रेप कर रहा है वैसे वो कर रहा है, तो आप हमको इस्लाम भी क्यों एट्रीब्यूट कर रहे हैं? वो अगर कोई मुसलमान जुर्म कर रहा है, सियासी ज़्यादा हो जाते हैं। और यहीं पर अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सामने आकर के इसकी मजम्मत भी करे, इसको लेकर के हमेशा मजम्मत करे, इसकी मुखालफत करे, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव। देखिए हम इसको ये समझते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो इमेज है वो नेगेटिव क्यों बनती जा रही है, उतनी पॉजिटिव क्यों बनती नहीं जा रही? वो बना रहे हैं लोग जानबूझ के, जो कि एक ऐसा इदारा है कि जिसको मुसलमानों का एतमाद हासिल है। पॉलिसी मौजूदा हुकूमत की और इनकी पार्टी की ये है कि मुसलमानों में कोई ऐसी शख्सियत न रह जाएं जिन पर मुसलमानों को एतबार हो, ताकि वो इनकी तरफ रुजू करें। इसलिए हर मुस्लिम लीडरशिप को डैमेज किया जा रहा है। ठीक है सर, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं आप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के भी कन्वीनर हैं। बाबरी मस्जिद का जो मौजूदा इस वक्त स्टेटस है और ये जो पूरा मामला है, अगर हम क्या कहते हैं इसका जो टाइटल सूट है, किस तरह से अभी आप देख रहे हैं? और क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले ये मामला हर बार उठता है और इस वक्त भी उठ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि 2017 में भी कहा गया कि मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन वो फिर बढ़ गया आगे। आप उस पर जब भी हम देखते हैं कि जब भी बात होती है तो आप इस पर मुस्कुराते हैं, अभी भी आप मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन सर 2019 से पहले इसको लेकर के जो भी मामला होंगे या जो सियासी एक तरह से सरगर्मी होगी, किस तरह से देखते हैं? देखिए ये उनकी विचारों की मजबूरी है जो इस नाम पर वोट लेते रहे हैं कि वो कहें कि ऐसा 2019 से पहले शुरू हो जाएगा मंदिर बनाना, ये वो जानते हैं कि नहीं बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस को के ऑर्डर के खिलाफ। क्या सर आवाम इतनी बेवकूफ़ है कि वो समझ नहीं रही? अगर 2 बार 3 बार वो टाइम दिया फिर उसके बाद अब आगे बढ़ गया, तो क्या ये उनके नेगेटिव नहीं हो रहा है? आवाम के साथ में उसके एक जज्बात भी होते हैं। ये कुछ लोग जिनके लिए वो बोल रहे हैं, ये तादाद 15 से 20% हो सकती है, ज़्यादा नहीं। वो इनकी ख्वाहिश दिल की होती है कि भाई यहाँ मंदिर बन जाए। वो जब इनका बयान सुनते हैं तो उनको कुछ तस्कीन होती है। बेवकूफ़ नहीं है वो, लेकिन वो अपने आप को धोखा देते हैं। 2019 से पहले बन जाएगी? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जिन लोगों के लिए ये बोला जाता है कि 2019 से पहले काम शुरू हो जाएगा, अगर 2019 से पहले नहीं बनती है तो क्या उन लोगं की नाराज़गी नहीं झेलनी पड़ेगी? नहीं, मुझे लगता है कि वो लोग फिर माफ़ कर देते हैं। अच्छा। अपना आदमी समझ कर कि भाई आदमी अपना है, मुसलमानों को कहीं और नुकसान तो पहुंचा रहा है, लिहाजा चलो इसको एक और गवारा कर लो। वो कहेगा हम आपकी आएंगे जरूर बनाएंगे। जज्बाती मुद्दा है, लेकिन ये जज्बाती कम और सियासी ज़्यादा है। 2019 से पहले भी क्या इसका हल मुमकिन है? आप कह रहे हैं नहीं, लेकिन हल मुमकिन कैसे है? कोर्ट के बाहर हो जाए। देखिए जिस रफ्तार से मुकदमा शुरू हुआ है, अगर यही मुकदमा हम 14 से बात कर रहे हैं, जिस दिन से मोदी सरकार आई है और ये इशू पर किसी ने मुझसे पूछा, मैंने कहा उनसे कहिए जिस तरह अटल बिहारी ने दरख्वास्त दिलवाई थी लखनऊ बेंच में हाई कोर्ट के कि डे टू डे हियरिंग की जाए, ऐसे मोदी जी हुकूमत की दरख्वास्त दिलवाएं सुप्रीम कोर्ट में। 2014 से टालते टालते इन्होंने 2017 में शुरू किया, जब इलेक्शन के करीब उनको लगा। तो अगर ये काम शुरू पहले हो गया होता, अब चूँकि शुरू हो गया है, तो मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को, इसकी अहमियत को समझते हुए, जैसे बहुत सुप्रीम कोर्ट उससे सुन रहा है, बहुत ही अहमियत हल कोर्ट से ही कोर्ट के बाहर नहीं हो सकता, कोई तरह का नहीं, कोर्ट के बाहर कोई हल मुमकिन नहीं है। ठीक है, इसका लेकिन का कोई टाइम पीरियड है? क्योंकि 2019 से पहले बाद में कोर्ट इसको नहीं देखेगा। देखिए मैं नहीं देख सकता है। जो बेंच बनेगी, अगर चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जाहिर है कि जब इनका टाइम ख़त्म होगा, अगर इनका रिटायरमेंट होता है, टाइम बढ़ जाए तो अलग बात है, पार्लियामेंट एक्ट पास करके इनकी उम्र बढ़ा दे,
रिटायरमेंट की। ऐसा हो सकता है आपको लग रहा है? एक बार हुआ था, कोई प्रपोज हुआ था आज से 10 साल पहले करीब प्रपोज हुआ था ये बात, 8-9 साल आपको पहले। लगता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस की कारकर्दगी इतनी अच्छी है कि उनको नहीं वो एक थोड़े बनेगा। पार्लियामेंट अगर उम्र बढ़ाएगी सबकी बढ़ाएगी, तो वो एक नहीं बिल्कुल ठीक बात। लेकिन मैं बात जो कर रहा था, बहुत आखिरी सवाल है मेरा कि 2019 को तो वो नहीं देखेगी कि जुडिशरी नहीं देखेगी कि 2019 में इलेक्शन बिल्कुल नहीं है, तो उस रफ्तार कोर्ट एक मरतबा इस प्ली को रिजेक्ट कर चुका है, आपको याद होगा। हमारे वकील की पेपर सिब्बल साहब ने कहा था कोर्ट से, तो उसने कहा हमसे कोई मतलब नहीं इलेक्शन से, हम तो अपना काम करेंगे कानून के मुताबिक, तो इसलिए कोर्ट तो रिजेक्ट कर चुकी है इसको। चलिए सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बेबाक बात में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए आप जी सलाम के साथ।